हेलो सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। और आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम करेंगे जो हमारा बीएड फर्स्ट ईयर का, और पेपर हम कौन सा कर रहे हैं, थर्ड पेपर। बीएड फर्स्ट ईयर का पेपर हम लोग थर्ड कर रहे हैं और इसके अंदर हमारी यूनिट जो है वो सेकंड चल रही है, सेकंड यूनिट। और सेकंड यूनिट के अंदर आज हम क्या करने वाले हैं, टोली शिक्षण। हमारे टॉपिक का नाम क्या है, टोली शिक्षण। टोली शिक्षण को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको टीम टीचिंग भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, टीम टीचिंग भी बोलते हैं। एक मिनट, इसको थोड़ा सा अच्छी तरह से लिख लेते हैं। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, इंग्लिश में इसको टीम टीचिंग बोलते हैं, ठीक है ना। किसको, टोली शिक्षण को। तो ये टीम टीचिंग है क्या, कि देखो इस विधि की जो शुरुआत है, जो टीम टीचिंग जो मेथड है, इस विधि की शुरुआत सबसे पहले अमेरिका के अंदर की गई थी, ठीक है ना। कहाँ की गई थी, अमेरिका के अंदर की गई थी। देखिए कोई भी मुश्किल विषय हो, की क्यों गई थी, इसलिए की गई कि कोई भी मुश्किल विषय हो, कोई मुश्किल टॉपिक हो, उसको एक अध्यापक न पढ़ाकर 2 या 3 अध्यापक उसको पढ़ाते हैं मिलकर। यानी कि टीचर्स की क्या होती है, एक टीम होती है, और उस टीम के अंदर जो टीचर होते हैं ना, वो अपना अपना जो टॉपिक है वो चुन लेते हैं। जैसे एक कोई मुश्किल लेसन है, कोई भी मुश्किल लेसन है और उसको पढ़ाना है बच्चों को, तो क्या किया जाता है, सभी उसके अंदर अपना अपना टॉपिक चुन लेते हैं और सभी इकट्ठे होकर, सभी जो टीचर हैं वो इकट्ठे होकर क्या करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। पढ़ाते कैसे हैं, एक टीम बनाकर, एक टीम बनाकर पढ़ाते हैं। इसको टीम टीचिंग कहा जाता है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि एक अध्यापक जो है वो उस पूरे टॉपिक को ढंग से नहीं करवा पाता। वो कहता है कि मैं इतना पोर्शन करवा सकता हूँ इसका बढ़िया तरीके से, इतना जो पोर्शन है बढ़िया तरीके से मैं करवा सकता हूँ, बाकी का जो पोर्शन है वो दूसरा टीचर करवा सकता है। तो वो आपस में क्या बना लेते हैं, एक टीम बना लेते हैं और टीम बनाकर क्या करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। इससे बच्चों का बड़ा फायदा होता है। फायदा क्या, कि जो बच्चे हैं उस टॉपिक को अच्छी तरह समझ लेते हैं। फिर कई बार एक अध्यापक को उसके बारे में इतना ज़्यादा ज्ञान नहीं होता जितना अन्य अध्यापकों को होता है। एक टीचर को ज्ञान नहीं होता, दूसरे टीचर्स को और भी ज़्यादा ज्ञान होता है। तो उसका जो उनका ज्ञान है, उन टीचर्स का जो ज्ञान है, वो बच्चे की क्या करता है, मदद करता है। क्योंकि बच्चे को तो ज्ञान चाहिए, बच्चे को तो क्या चाहिए, ज्ञान चाहिए, तो वो उनके क्या करेगा, मदद करेगा। फिर तो बच्चे का फायदा होगा हर तरीके से, और अध्यापक का भी फायदा होगा कि एक ही अध्यापक के ऊपर ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ेगा। अब अध्यापक है, उसको अगर पूरा टॉपिक पढ़ाना हो तो बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और हो सकता है कि एक अध्यापक उसको उतना बढ़िया तरीके से ना पढ़ा पाए जितना 2, 3 या 4 अध्यापक मिलकर पढ़ा लेते हैं। तो हम पढ़ते हैं अब इसके बारे में, आपको और भी अच्छी तरह समझ में आ जाएगा जब हम धीरे धीरे क्या बढ़ेंगे, आगे की ओर बढ़ेंगे। तो क्या कहता है कि जो टोली शिक्षण है इसको समूह शिक्षण भी बोला जाता है। जो टोली शिक्षण है उसको, एक मिनट ठहरना भाई, हाँ जी। जो टोली शिक्षण है इसको समूह शिक्षण भी कहा जाता है, जिसमें 2 या 2 से अधिक जो अध्यापक है वो शिक्षण के लिए निर्धारित उद्देश्यों के लिए, क्योंकि जो शिक्षण होता है ना, शिक्षण, उसके लिए कुछ उद्देश्य पहले से ही निर्धारित होते हैं, पहले से ही फिक्स होता है कि इन उद्देश्यों के लिए बच्चे को पढ़ाया जाएगा। उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए साथ मिलकर पढ़ाते हैं। टोली जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि किसी एक अध्यापक के द्वारा नहीं बल्कि एक से ज़्यादा अध्यापकों का होना जरूरी है। टोली नाम से ही स्पष्ट है कि एक अध्यापक नहीं, अब टोली किसको कहेंगे, एक को थोड़ी ना कहेंगे। जब एक से ज़्यादा होंगे तभी वो टोली कहलाएगी। तो
एक अध्यापक के द्वारा नहीं बल्कि एक से ज़्यादा अध्यापकों का होना जरूरी है। शिक्षकों के इस समूह का जो उद्देश्य है वो क्या होता है? सर्वोत्तम शिक्षण प्रदान करना होता है। इस समूह का उद्देश्य क्या होता है कि बच्चे को जो शिक्षण करवाया जाएगा, बच्चे को जो पढ़ाया जाएगा वो सबसे बेस्ट होगा। बच्चे को सबसे बेस्ट कंटेंट देने के लिए ही टोली शिक्षण की शुरुआत अमेरिका के अंदर की गई थी कि बच्चे को ऐसा कंटेंट दिया जाए ताकि बच्चे का जो ज्ञान है वो निखर कर आए और भी ज़्यादा। फिर देखो आगे बात कर लेते हैं कि टोली शिक्षण का अर्थ क्या है और इसकी परिभाषा क्या है। अर्थ और परिभाषा के बारे में कर लेते हैं बात। तो देखिए, इस पद्धति में एक साथ एक कक्षा में 2 या अधिक अध्यापक अध्यापन कार्य करते हैं। या तो 2 अध्यापक होते हैं या 2 से ज़्यादा होते हैं और वो पढ़ाने का क्या करते हैं? काम करते हैं तथा कक्षा शिक्षण में एक दूसरे को सहयोग प्रदान करते हैं। और क्या करते हैं? एक दूसरे को सहयोग प्रदान करते हैं। इन शिक्षकों में एक शिक्षक संयोजक के रूप में कार्य करता है जो अन्य शिक्षकों के कार्यों में समन्वय लाता है। मतलब टीचर जैसे मान लो 3 है या 4 टीचर है, उनमें से एक क्या काम करेगा? बीच में इनको जोड़ने का काम करेगा कि अब ये टीचर ये पढ़ाएगा, ये पढ़ाएगा, इस टाइम पर पढ़ाएगा या इतना पढ़ाएगा। तो ये क्या करता है? संयोजक के रूप में काम करता है जो अन्य शिक्षकों के कार्यों में क्या लाता है? समन्वय लाता है। आधुनिक युग में शिक्षकों के साथ कुछ अन्य कर्मचारी तथा तकनीशियन भी कक्षा में जाने लगे हैं। जो ये मॉडर्न टाइम है ना, इसमें शिक्षकों के साथ साथ यानी कि टीचर्स के साथ साथ कुछ अन्य जो कर्मचारी होते हैं, अन्य कर्मचारी जो होते हैं, अन्य काम करने वाले होते हैं एक मिनट, अन्य जो काम करने वाले होते हैं या जो टेक्नीशियन होते हैं, तकनीशियन जिसको हम बोलते हैं, वो भी कक्षा में जाने लगे हैं। ये व्यक्ति विद्युत की व्यवस्था करते हैं। विद्युत माना बिजली, बिजली की व्यवस्था करते हैं। जैसे अध्यापक को कक्षा के अंदर प्रोजेक्टर के माध्यम से कुछ सिखाना है, प्रोजेक्टर के माध्यम से कुछ दिखाना है, तो उसके लिए जो उस प्रोजेक्टर को चलाने वाला है यानी कि जो टेक्नीशियन है ना, वो भी जाएगा साथ के अंदर। तो वो क्या करेगा? विद्युत की व्यवस्था करेगा, शिक्षण यंत्रों के संचालन, जितने भी टीचिंग एड्स होंगे उनको संचालित करेगा और लेखा जोखा रखने का काम करेगा। इस प्रवृत्ति का विकास सबसे पहले 1955 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका के अंदर हुआ था। 1955 में हुआ था। इसकी जो शुरुआत है वो कब हुई थी? 1955 में। कहाँ पर? हार्वर्ड विश्वविद्यालय, जो कहाँ पर है? अमेरिका के अंदर है। इसके बाद सन 1960 में ब्रिटेन में इसका विकास, फिर बाद में इसका विकास कहाँ पर हुआ? ब्रिटेन में। और किसने किया? जे फ्रीमैन ने किया। इसके प्रविधि का जो विकास है सबसे पहले 1955 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका के अंदर हुआ था और 1960 में ब्रिटेन में इसका विकास जे फ्रीमैन ने किया। शिकागो विश्वविद्यालय के फ्रांसिस चेज ने टोली शिक्षण का प्रभावशाली प्रयोग शिक्षण के लिए किया था। जो शिकागो विश्वविद्यालय है ना, उसके फ्रांसिस चेज ने, शिकागो विश्वविद्यालय के फ्रांसिस चेज ने टोली शिक्षण का प्रभावशाली प्रयोग शिक्षण के लिए किया। आप ये लाइन याद रखिएगा। क्या बात कही मैंने? क्या बात लिखा हुआ आपके सामने कि 1955 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय में सबसे पहले इसका प्रयोग हुआ, उसके बाद ब्रिटेन में हुआ, जे फ्रीमैन ने किया। फिर जो शिकागो विश्वविद्यालय है ना, उसमें फ्रांसिस चेज ने इसका प्रयोग प्रभावशाली शिक्षण के लिए किया था। उसके बाद देखिए, अब आगे बात कर लेते हैं कि इसकी परिभाषा क्या है। तो एस.सी. कल्हान ने 1971 में इसकी परिभाषा क्या दी? किसने? एस.सी. कल्हान ने। टोली शिक्षण एक ऐसी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है जिसमें 2 या 2 से अधिक शिक्षक आपस में सहयोग करते हुए विद्यार्थियों के एक समूह के शिक्षण हेतु कार्यक्रम तय करते हैं और उसे अपनाते हैं और फिर उससे प्राप्त परिणामों का क्या करते हैं? मूल्यांकन करते हैं। जो परिणाम प्राप्त होंगे, उसके बाद जो परिणाम प्राप्त होंगे उसका क्या करते हैं? मूल्यांकन करते हैं। क्या कहा? फिर से देख लीजिए कि एस.सी. कल्हान ने क्या कहा कि जो टोली शिक्षण है एक ऐसी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है, एक ऐसी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है जिसमें 2 या 2 से अधिक टीचर
आपस में एक दूसरे का सहयोग करते हैं और सहयोग करते हुए विद्यार्थियों के एक समूह को पढ़ाने के लिए कार्यक्रम को फिक्स करते हैं, तय करते हैं, फिर उसे अपनाते हैं और फिर उससे प्राप्त परिणामों का क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। ठीक। उसके बाद हरिद्वार, नाम देखो हरिद्वार, बड़ा सिंपल सा नाम है, याद हो जाएगा। 1986 की इसकी डेफिनेशन है। किसकी? हरिद्वार, 1986, 1986। टोली या जो समूह शिक्षण, कहते हैं कि टोली या जो समूह शिक्षण है, शिक्षण संरचना का वह व्यवस्थित रूप है जिसमें दो या दो से अधिक शिक्षक एक दूसरे को सहयोग देते हुए विद्यार्थियों के समूह को किसी विशेष विषय का शिक्षण प्रदान करते हैं। दोनों सेम है, दोनों में कोई विशेष बात नहीं है, बस शब्दों का हेर फेर है, शब्दों को उलझा रखा है। जो यहां पर बात कही हुई है ना, वही बात यहां पर कही जा रही है ना, कि शिक्षण संरचना का वह व्यवस्थित रूप है, व्यवस्था में लगाया हुआ, जिसमें दो या दो से अधिक टीचर है ना, एक दूसरे को सहयोग देते हैं और विद्यार्थियों के समूह को कोई विशेष विषय का क्या करते हैं, शिक्षण प्रदान करते हैं। तो ये बड़ी आसान है, कुछ भी नहीं है। अगर एक दो बार इनको पढ़ोगे तो याद हो जाएगी। अगर एक भी याद करके अगर लिखाए तो बल्ले बल्ले है, दोनों में से एक ही लिखाना, कोई बात नहीं। आगे बात करते हैं टोली शिक्षण की विशेषताएं क्या क्या है। आगे बात कर लेते हैं कि इसकी विशेषताएं क्या क्या है। पहले क्या है, शैपलिन व ओल्ड ने, नाम क्या दिया इन्होंने, शैपलिन व ओल्ड ने दल शिक्षण में निम्न विशेषताएं बताई है। किसने? शैपलिन ने व ओल्ड ने क्या क्या विशेषताएं बताई हैं कि दल शिक्षण अनुदेशात्मक संगठन का एक विशिष्ट प्रकार है जो पूरी तरह से औपचारिक होता है, यानी कि पूरी तरह से क्या होता है, फॉर्मल होता है। पूरी तरह से क्या होता है, फॉर्मल होता है। ये कहते हैं कि जो दल शिक्षण है ना, टीम टीचिंग है, ये अनुदेशात्मक संगठन का मतलब, अनुदेशा मतलब इंस्ट्रक्शन देना, अनुदेश देना, बच्चों को पढ़ाना। अनुदेशात्मक का मतलब क्या होता है, बच्चों को अनुदेश देना, बच्चों को पढ़ाने का एक विशिष्ट प्रकार है जो पूरी तरह से क्या होता है, औपचारिक होता है, फॉर्मल होता है। जो पूरी तरह से क्या होता है, फॉर्मल होता है, यानी कि फॉर्मल वे में बच्चे को पढ़ाया जाता है। उसके बाद बात कर लेते हैं कि दल शिक्षण, एक मिनट थोड़ा सा बड़ा कर दूं। हाँ जी। उसके बाद बात करते हैं कि जो दल शिक्षण है, जो टीम टीचिंग है, वो शिक्षक दल को सामूहिक उत्तरदायित्व प्रदान करता है। जब कक्षा में, इसके अंदर देखो, कम से कम तो 2 टीचर होते हैं और अधिक से अधिक 5 होते हैं, ये भी ध्यान रख लेना। कम से कम 2 टीचर होने चाहिए तभी तो टीम टीचिंग बनेगी। 2 टीचर कम से कम होने चाहिए तभी वो टीम टीचिंग कहलाएगी। और अधिक से अधिक 5 हो सकते हैं। अधिक से अधिक कितने हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, अधिक से अधिक टीचर। तो ये कहता है कि जो दल शिक्षण है, यानी कि टीम टीचिंग है, ये शिक्षक दल को सामूहिक उत्तरदायित्व प्रदान करता है। शिक्षक दल को सामूहिक उत्तर मतलब टीचर 2 होंगे, 3 होंगे और आपस में उनको क्या करेगा, उत्तरदायित्व प्रदान करेगा। उसके बाद देखिए, जो दल शिक्षण होता है उसमें अध्यापक दल के द्वारा, दल माना, दल का मतलब यहां पर टीम है भाई, टीम यानी कि समूह, कि जो दल शिक्षण है इसमें अध्यापक दल द्वारा यानी कि टीम द्वारा अनौपचारिक ढंग से की गई अनुदेशात्मक क्रियाएं सम्मिलित की जा सकती है। दल शिक्षण में जो अध्यापक होता है वो दल के द्वारा क्या करता है, अनौपचारिक इनफॉर्मल वे से की गई अनुदेशात्मक क्रियाएं सम्मिलित की जा सकती है। अनुदेशात्मक व्यवस्था ऐसी होती है कि संपूर्ण विद्यालय व्यवस्था के साथ समन्वित हो सके, यानी कि जो बच्चों को क्या देनी है, इंस्ट्रक्शन देनी है, जो बच्चों को क्या देनी है, इंस्ट्रक्शन देनी है, वो ऐसी होती है कि पूरा विद्यालय जो है उस व्यवस्था के साथ जुड़ सके, पूरा जो विद्यालय है उस व्यवस्था के साथ जुड़ सके। दल शिक्षण के लिए, टीम टीचिंग के लिए निश्चित संख्या में कुछ शिक्षण कर्मचारी होते हैं। जो टीम टीचिंग होती है ना, उसके लिए एक फिक्स होती है संख्या,
और कुछ क्या होते हैं, शिक्षण कर्मचारी होते हैं, तथा उन्हें निश्चित संख्या में कुछ छात्र अनुदेशन हेतु प्रदान किए जाते हैं। ठीक है ना, कुछ छात्र प्रदान किए जाते हैं भी, चलो इन छात्रों को आपने इंस्ट्रक्शन देनी है। इससे शिक्षण कर्मचारियों तथा छात्रों में एक विशिष्ट प्रकार के संबंध पर क्या मिलता है, बल मिलता है। देखो क्या कहा जा रहा है, इस बात को आप लोग ध्यान से समझिए, ध्यान से पढ़िए। यह कह रहा है कि दल शिक्षण के लिए यानी कि टीम टीचिंग के लिए क्या होते हैं, कुछ शिक्षण कर्मचारी होते हैं। शिक्षण का मतलब टीचिंग करना, पढ़ाना। कुछ शिक्षण कर्मचारी होते हैं और उन्हें निश्चित संख्या में, मतलब संख्या फिक्स होती है, कुछ छात्र दे दिए जाते हैं। भाई ये 10 बच्चे हैं या 15 बच्चे हैं या 20 बच्चे हैं, तो निश्चित संख्या में कुछ जो छात्र हैं वो उन्हें दे दिए जाते हैं। इससे क्या होगा कि जो शिक्षण के कर्मचारी हैं यानी कि जो टीम टीचिंग करवा रहे हैं, जो टीचर और जो छात्र हैं, उनके अंदर एक विशेष प्रकार का अच्छा संबंध बनता है, उसके ऊपर बल दिया जाता है। ठीक, उसके बाद देखिए, दल शिक्षण के लिए यानी कि टीम टीचिंग के लिए एक साथ 2 या अधिक अध्यापक कक्ष में छात्रों को अनुदेशन प्रदान करते हैं। ये तो बात फिर दोबारा आ गई, ये बात तो हम पहले भी कर चुके हैं कि एक साथ या तो 2 या 2 से ज़्यादा कक्षा में छात्रों को क्या प्रदान करते हैं, अनुदेशन प्रदान करते हैं। ठीक है, उसके बाद कहता है कि जो दल शिक्षण के अंतर्गत अनुदेशन पूर्व नियोजित और व्यवस्थित होता है, यानी कि बच्चों को क्या क्या पढ़ाना है, बच्चे को क्या क्या सिखाना है, ये पहले से नियोजित होता है और पहले से इसकी व्यवस्था बनाई होती है, ये पहले से फिक्स होता है। प्रत्येक शिक्षक को कुछ सामूहिक व कुछ व्यक्तिगत उत्तरदायित्व प्रदान किए जाते हैं। प्रत्येक शिक्षक को कुछ तो सामूहिक उत्तरदायित्व दिए जाएंगे कि आपने बच्चों को इस तरह से पढ़ाना है, और कुछ व्यक्तिगत उत्तरदायित्व भी प्रदान किए जाते हैं। कुछ क्या किए जाते हैं, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व भी प्रदान किए जाते हैं। सभी जो अध्यापक हैं तथा अन्य शिक्षा जो कर्मचारी है वो पारस्परिक सहयोग के साथ काम करते हैं। जितने भी अध्यापक है जो या अन्य शिक्षा जो कर्मचारी हैं वो आपस में सहयोग से क्या करते हैं, काम करते हैं। सभी अध्यापक तथा शिक्षण कर्मचारियों के जो काम हैं किसी एक विशिष्ट पाठ्य वस्तु या उसके किसी एक महत्वपूर्ण अंग से संबंधित होते हैं। क्या कहता है कि जितने भी अध्यापक है, जो सभी अध्यापक होते हैं और जो शिक्षण कर्मचारी होते हैं, शिक्षण कर्मचारी से समझ गए आप क्या कहना चाहता है, यानी कि कोई विद्युत की वो करने वाला, कोई यंत्र को संभालने वाला, कोई लेखा जोखा लिखने वाला, ये शिक्षण कर्मचारी होते हैं। ये क्या होते हैं, शिक्षण कर्मचारी होते हैं। उनको जो कार्य है एक विशिष्ट कोई विशेष सिलेबस या कोई महत्वपूर्ण अंग उनको प्रदान किया जाता है कि आपने बच्चे को ये सिखाना है। उसके बाद देखो, कक्षा कक्ष यानी कि क्लासरूम। कक्षा कक्ष का मतलब क्या होता है, क्लासरूम। क्लासरूम में किए गए सभी अध्यापक, क्लासरूम में किए गए सभी अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों की स्थिति पहले से ही निश्चित कर दी जाती है कि क्लासरूम के अंदर सभी अध्यापक है वो कहाँ खड़े होंगे, अन्य कर्मचारी कहाँ होंगे, फिर जो सारा सामान है वो कहाँ व्यवस्थित किया जाएगा, बच्चों को कैसे बिठाया जाएगा, स्थिति पहले ही निश्चित कर दी जाती है। फिर देखो, इनमें से किसी एक को संयोजक, किसी को वरिष्ठ अध्यापक मतलब बड़ा, किसी को अध्यापक जैसी स्थितियां प्रदान की जाती है। देखो, जब क्लास में पढ़ाने के लिए जाएंगे तो प्लानिंग से तो जाएंगे ना कि मैं ये पढ़ाऊंगा, तुमने ये पढ़ाना है, आगे हमने ये करना है, उसके बाद ये चीज़ दिखानी है। एक मुख्य भी होता है अध्यापक कि वरिष्ठ अध्यापक कहता है, मुख्य अध्यापक का मतलब प्रिंसिपल नहीं, मतलब जो एक बड़ा अध्यापक होता है उनके अंदर जो 3 या 4 होंगे कि वो देखेगा कि इस काम को किस तरह से किया जाएगा, बच्चों को कहाँ बिठाया जाएगा, कहाँ यंत्र रखे जाएंगे, क्या क्या कर्मचारी काम करेंगे, बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे का ज्ञान विकास हो सके, उसके लिए क्या किया जाएगा। ठीक है ना, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को नॉलेज मिल सके उसके लिए और क्या क्या किया जाएगा, इन सब के बारे में बात की जाती है। फिर कहता है कि आवश्यकता पड़ने पर, जब ज़रूरत पड़ती है ना, तो दल शिक्षण हेतु विद्यालय के बाहर के कुछ जो विशेषज्ञ हैं उनकी भी सहायता ली जाती है।
अगर ज़रूरत पड़े, मतलब विद्यालय के अंदर टीचर्स की कमी हो, अगर शिक्षण कर्मचारियों की कमी हो, या फिर बाहर कोई ऐसा विशेषज्ञ, मतलब ऐसा एक्सपर्ट मिलता है कि जो उस चीज़ को और भी बढ़िया तरीके से करवा सकता है, तो उनकी सहायता भी ली जाएगी और उनका सहयोग भी लिया जाता है। ठीक है ना। आवश्यकता पड़ने पर दल शिक्षण हेतु विद्यालय के बाहर के कुछ विशेषज्ञों की सहायता भी ली जाएगी और सहयोग भी लिया जाता है। एक दल में कितने सदस्य हो निश्चित नहीं होता। ये सदस्य वैसे तो 5, मैक्सिमम 5 होते हैं, पर इन्होंने ये लिख रखा है कि एक दल में कितने सदस्य हो निश्चित नहीं होता, पर मैं आपको बता दूं मैक्सिमम 5 होते हैं, 5 से ज़्यादा नहीं होते। उसके बाद देखो टोली शिक्षण के उद्देश्य क्या क्या हैं। अब बात कर लेते हैं कि टोली शिक्षण के उद्देश्य क्या क्या हैं, क्या क्या इसके उद्देश्यों को लेकर ये आगे चलता है, किन किन उद्देश्यों को लेकर ये आगे चलता है। टोली शिक्षण के क्या क्या उद्देश्य हैं, इनके बारे में बात कर लेते हैं। पहला तो क्या कि शिक्षकों के अनुभवों का लाभ उठाना। उद्देश्य बताने हैं ना, उद्देश्य क्या क्या है, यानी कि टोली शिक्षण क्यों करवाया जाता है, इसकी जो शुरुआत है वो क्यों की गई है ना, इसके उद्देश्य क्या थे। अब हम अगर कोई भी काम करते हैं बिना उद्देश्य के तो नहीं करते। अब आप मेरी वीडियो देख रहे हो, मेरे लेक्चर को देख रहे हो, तो आपका उद्देश्य है ना, कोई आपका उद्देश्य है कि आप बीएड की तैयारी कर रहे हो, आप अच्छे नंबर लेना चाहते हो, आप उस कंटेंट को समझना चाहते हो कि बीएड में आपके पेपर में क्या आएगा, फिर आगे जब आप बच्चे को पढ़ाने जाओगे, आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी, तो आप बच्चे को किस प्रकार पढ़ाओगे, कैसा पढ़ाओगे, तो आपका कोई ना कोई उद्देश्य है ना। मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मेरा भी उद्देश्य है कि मैंने बच्चों को अच्छा कंटेंट देना है, अच्छा बच्चों को मैंने पढ़ाना है। तो देखो ये जो उद्देश्य कुछ ना कुछ फिक्स होते हैं। तो पहला उद्देश्य क्या कि शिक्षक के अनुभवों का लाभ उठाना, कि इसके उद्देश्य क्या होते हैं, जो शिक्षक के अनुभव होते हैं उनका लाभ उठाया जाए, क्योंकि एक ही टीचर को सारा कुछ नहीं आता। कोई भी व्यक्ति जो है ना इस दुनिया के अंदर संपूर्ण नहीं कहलाता। अब कोई भी एक सिंगल व्यक्ति ऐसा नहीं हो सकता जिसको आप यूँ कह दे कि इसको तो सब कुछ आता है। अलग अलग टीचर को अलग अलग प्रकार के अनुभव होते हैं, तो अनुभवों का लाभ उठाना इसका पहला उद्देश्य है। दूसरा, शिक्षण प्रक्रिया में होने वाली गलतियों और व्यर्थ खर्च को रोकना, कि कोई टीचर है वो पढ़ाते समय क्या क्या गलतियां करता है उनको रोकना, और बिना काम के जो खर्चे होते हैं ना उनको भी रोकना, इसका उद्देश्य है। शिक्षण अधिगम की जो प्रक्रिया है, यानी कि जो प्रोसेस है, शिक्षण अधिगम की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसमें लचीलापन लाकर उसे प्रभावशाली बनाना, कि जो शिक्षण अधिगम की जो प्रोसेस होगी उसके अंदर लचीलापन लाया जाएगा, फ्लेक्सिबिलिटी होगी। क्या लाया जाएगा उसके अंदर, फ्लेक्सिबिलिटी लाकर क्या किया जाए, उसको प्रभावशाली बनाना। फिर देखो उपलब्ध साधनों के द्वारा, जो साधन हमें उपलब्ध हैं उनके द्वारा शिक्षण प्रक्रिया में सुधार लाना। जो भी साधन हमारे सामने हैं, उपलब्ध हैं, उनके द्वारा शिक्षण प्रक्रिया में सुधार लाना। टोली के प्रत्येक सदस्य में सहयोग की भावना विकसित करना और शिक्षण प्रक्रिया की कमियों को दूर करना। जो टीचिंग प्रोसेस जो होती है उसकी कमियों को दूर करना भी एक उद्देश्य है। फिर से देख लीजिए कि टोली शिक्षण के उद्देश्य क्या क्या होंगे। पहली बात तो क्या कि शिक्षकों के अनुभवों का लाभ उठाना इसका पहला उद्देश्य है। ठीक, कि जो टीचर होगा उसके अनुभवों का लाभ उठाना इसका पहला क्या है, उद्देश्य है। दूसरा, शिक्षण प्रक्रिया में जो गलतियां होती हैं और जो व्यर्थ के खर्चे होते हैं उनको रोकना भी एक काम है। शिक्षण प्रक्रिया में जो गलतियां होती हैं और जो व्यर्थ के खर्चे होते हैं उनको रोकना भी इसका काम है। शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में लचीलापन लाकर उसको प्रभावशाली बनाना। क्या लाकर, लचीलापन लाकर, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। जो आप बच्चों को पढ़ा रहे हो उसको तत्काल उसके फ्लेक्सिबिलिटी के द्वारा उसको तोड़ा या मरोड़ा जा सकता है कि पहले ये पढ़ाएंगे, चलो छोड़ो पहले ये पढ़ाते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चे को तो ऐसे ही पढ़ाया जाएगा और ये जो हमारा योजना है ना ये टस से मस नहीं हो सकती। ऐसा नहीं होना चाहिए। पढ़ाने के अंदर क्या होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, लचीलापन होना चाहिए। जहां पर लचीलापन होगा ना वो बढ़िया माना जाता है। ठीक है,
तो शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में लचीलापन लाकर उसको प्रभावशाली बनाना। फिर जो हमारे सामने साधन उपलब्ध है, जो हमारे सामने साधन उपलब्ध है, उनके द्वारा शिक्षण प्रक्रिया में सुधार लाना। कि जो शिक्षण की प्रक्रिया है उसके अंदर क्या लाना? सुधार लाना। टोली का जो हर एक सदस्य है उसमें सहयोग की भावना को विकसित करना। मान लो टोली में जो 4 टीचर हैं वो पढ़ा रहे हैं क्लास में, तो सबके अंदर सहयोग की भावना का विकास करना। शिक्षण प्रक्रिया यानी कि जो टीचिंग प्रोसेस होगी ना, उसकी कमियों को दूर करना भी इसका क्या है? एक उद्देश्य है। ठीक, चलो जी आगे। अब बात कर लेते हैं कि टोली शिक्षण के प्रकार क्या क्या हैं, कितने प्रकार का होता है ये। अब इसके प्रकार की बात कर लेते हैं कि जो टोली शिक्षण है वो कितने प्रकार का होता है। तो ये 3 प्रकार का होता है बच्चों। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का ये होता है। पहला, एक विभागीय शिक्षकों की टोली, यानी कि एक ही विभाग के शिक्षकों की टोली। ये है एक संस्था के विभिन्न विभागों के शिक्षकों की टोली। अलग अलग प्रकार के 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या कि एक विभाग के शिक्षकों की टोली। इस प्रकार की जो टोली शिक्षण में एक ही विभाग या एक ही विषय के अध्यापकों की टोली बनाई जाती है। जैसे बच्चों को साइंस पढ़ानी है, बच्चों को क्या पढ़ानी है? साइंस, या बच्चों को मैथ्स पढ़ाना है, या बच्चों को इंग्लिश पढ़ानी है, तो एक ही विषय के अध्यापक होते हैं, एक ही विषय को गहराई से पढ़ाने वाले अध्यापक होते हैं। जैसे अगले ने क्या कहा है? माध्यमिक या उच्च माध्यमिक स्तर पर अंग्रेजी पढ़ाने वाले शिक्षक एक टोली का निर्माण कर ले। एक तो माध्यमिक क्या? 6ठी, 7वीं और 8वीं। उच्च माध्यमिक 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं। या तो माध्यमिक या तो मिडिल स्तर पर या हाई मिडिल पर अंग्रेजी पढ़ाने वाले शिक्षक एक टोली का निर्माण कर ले और उसमें अपनी रुचि और क्षमता के अनुसार अंग्रेजी, ग्रामर, अभ्यास पुस्तिका और प्रायोगिक कार्य को बांट ले। ठीक है ना? जैसे होता है ना स्कूल के अंदर, जैसे एक टीचर कहता है मैं बायो पढ़ा दूंगा साइंस का, दूसरा टीचर फिजिक्स पढ़ाएगा, तीसरा केमिस्ट्री पढ़ाएगा। तो ये टीम टीचिंग ही तो है। सब्जेक्ट तो एक ही है साइंस, उसके 3 अलग अलग हैं। एक टीचर क्या पढ़ा रहा है? बायो पढ़ा रहा है, दूसरा फिजिक्स, तीसरा केमिस्ट्री। तो ये टीम टीचिंग है। साइंस है तो एक टीचर कहेगा मैं हिस्ट्री पढ़ा दूंगा, दूसरा कहेगा मैं पॉलिटी पढ़ा दूंगा, तीसरा कहेगा मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा दूंगा। तो फिर वो टीम टीचिंग हो गई ना, टीम टीचिंग वो हो गई। तो इस तरह से अलग अलग एक ही विभागीय शिक्षण ये कहलाता है। अगला दूसरा है कि एक संस्था के विभिन्न विभागों के शिक्षकों की टोली। एक संस्था के कैसे? एक ही संख्या में काम करने वाली, एक ही संख्या नहीं आएगी, संस्था आएगी यहां पर। एक ही संस्था में काम करने वाले विभिन्न विषयों के अध्यापक गण एक ही संस्था में काम कर रहे हैं, अलग अलग विषयों के अध्यापक हैं, वो एक टोली बनाते हैं। वो क्या बनाते हैं? एक टोली बनाते हैं और अपने अपने ठहरो 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 अलग अलग क्या बनाते हैं? टोली। मेरे ख्याल से दिखाई देने में दिक्कत आ रही है, अभी थोड़ा सा बड़ा कर दूं क्या? हाँ जी। और अपने अपने विषयों का जो ज्ञान है वो बच्चों के सामने प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, आई बात समझ में कि अलग अलग क्या बनाते हैं? एक टोली बनाते हैं और अपना अपना जो विषयों का ज्ञान है वो छात्रों के सामने प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार के शिक्षण में आपसी अनुशासन पर बल दिया जाता है। ठीक, उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है कि जो विभिन्न संस्थाएं हैं उनके एक ही विभाग के शिक्षकों की टोली। अब संस्थाएं एक नहीं है, संस्थाएं अलग अलग हैं, उनके एक ही विभाग के शिक्षकों की टोली। इस प्रकार के शिक्षण में अलग अलग संस्थाओं के एक ही विभाग या विषय के अध्यापक शामिल किए जाते हैं। यह कहता है कि इस प्रकार का जो शिक्षण है ना, इसमें अलग अलग संस्थाएं क्या होती हैं? अलग अलग। उसके एक ही विभाग
या विषय के अध्यापक शामिल किए जाते हैं जो विशेष योग्यता रखते हों। जैसे कोई अध्यापक सिद्धांतिक तो कोई प्रायोगिक कार्य में दक्ष होता है, यानी कि कोई तो जो थ्योरी पार्ट है वो अच्छा पढ़ाता है, कोई जो प्रैक्टिकल जो पार्ट होता है ना वो अच्छा पढ़ाएगा। तो अलग अलग टीचर होंगे। इनको इकट्ठा कर दिया जाए तो विद्यार्थियों को विषय का संपूर्ण ज्ञान दे सकते हैं। आया समझ में? फिर से समझ लो। ये कहता है, देखो अभी हमने क्या बात की थी कि एक तो क्या होता है, कहता है कि एक ही तो विभाग है और शिक्षकों की टोली है। जैसे ग्रामर के लिए कोई ग्रामर पढ़ाएगा, कोई किताब पढ़ाएगा। अगला कहता है एक ही संस्था के अलग अलग विभागों के शिक्षकों की टोली है। संस्था एक ही है लेकिन अलग अलग विभाग है, अलग अलग विषयों के अध्यापक हैं और उनको अच्छी तरह से पढ़ाते हैं। ठीक है, ये क्या है, अलग अलग संस्थाएं हैं और अलग अलग संस्थाओं में एक ही विभाग के शिक्षकों की टोली है। जैसे कोई थ्योरी पार्ट पढ़ाएगा तो कोई प्रयोग करके दिखाएगा। अलग अलग संस्थाएं हैं लेकिन एक ही विभाग के शिक्षकों की क्या है, टोली है। उसके बाद देखो अगली हम बात कर लेते हैं कि टोली शिक्षण की आवश्यकता क्या है, क्यों इसका जो है विकास किया गया और क्यों ये इस तरह से पढ़ाई जाती है टोली के अंदर, दल के अंदर। इसकी आवश्यकता है, जो इसकी नीड है वो क्या है। पहले हमने इसके उद्देश्य देखे थे, इसके उद्देश्य भी देख लिए, इसको ये भी देख लिए कि किस प्रकार कितने प्रकार का टोली शिक्षण होता है। अब बात करते हैं कि टोली शिक्षण की आवश्यकता क्या है। इसकी निम्नलिखित आवश्यकताएं हैं हमें। पहला तो क्या है, ज्ञान के विस्फोट के कारण। आज ज्ञान का विस्फोट हो चुका है। पहले इतना ज्ञान नहीं था जितना आज भरा हुआ है। आज का युग क्यों है आज इतना ज्ञान? आज का युग विज्ञान का युग है, साइंस का आज समय है हमारे। आज ज्ञान की खोज बड़ी तीव्र गति से हो रही है। जो ज्ञान की खोज है ना, बड़ी स्पीड से हो रही है। आज छात्रों को दिन प्रतिदिन नया ज्ञान देने की आवश्यकता है। क्या आवश्यकता है? छात्रों को दिन प्रतिदिन डेली नया ज्ञान देने की जरूरत है। इसलिए टोली शिक्षण के द्वारा यह काम आसान हो जाता है, क्योंकि अमेल शिक्षक ये काम नहीं कर सकता। एक मिनट, ये यहां पर अमेल शब्द गलत है, अकेला आएगा, अकेला। तो इन शब्दों को थोड़ा सा ठीक कर लेना, ठीक है ना। ये कहता है कि ज्ञान का विस्फोट हो रहा है। आज नया नया ज्ञान आ रहा है क्योंकि विज्ञान का युग है। ज्ञान की खोज बड़ी तेज गति से हो रही है। छात्रों को डेली नया ज्ञान देने की जरूरत है। टोली शिक्षण के द्वारा यह काम हो जाता है, क्योंकि अकेला शिक्षक ये काम नहीं कर सकता। उसके बाद मानसिक विभिन्नता वाले बालकों के लिए, क्लास में सभी बालक एक ही तरह के नहीं होते। क्लास में सभी बच्चे एक ही प्रकार के नहीं होते। व्यक्तिगत भिन्नता के अंतर्गत अलग अलग मानसिक स्तर के बालक पाए जाते हैं। क्योंकि एक क्लास के अंदर 30 या 35 बच्चे होते हैं। सारे जो बच्चे हैं वो एक दूसरे से क्या हैं, अलग अलग हैं। तो कहता है कि मानसिक भिन्नता वाले बालकों के लिए, जो अलग अलग प्रकार के बच्चे होते हैं, ऐसे बालकों के लिए अलग अलग शिक्षण विधियों की जरूरत होती है। तो ये टोली शिक्षण से ही हो सकता है। अगली बात, जनसंख्या वृद्धि के कारण जनसंख्या ज़्यादा बढ़ गई। पहली बात तो ज्ञान का विस्फोट है। दूसरी बात, मानसिक भिन्नता वाले बालक पाए जाते हैं क्लास में। तीसरी बात, जनसंख्या वृद्धि के कारण। तो जनसंख्या वृद्धि के कारण कक्षा में छात्रों की संख्या बढ़ती जा रही है। अगर एक कक्षा में 40 से 50 तक की संख्या भी हो जाती है तो टोली के द्वारा इनको शिक्षित किया जा सकता है। जनसंख्या ज़्यादा है, क्लास में हो सकता है 30 बच्चों से काम ना चले, क्लास के अंदर बच्चों की संख्या 40 या 50 हो जाए, तो इतने सारे बच्चों को एक अकेला टीचर ढंग से शिक्षा नहीं दे पाएगा। तो टोली शिक्षण के द्वारा इन बच्चों को शिक्षित किया जा सकता है। उसके बाद शिक्षण में नई नई खोजें हो रही हैं। शिक्षण में दिन प्रतिदिन, शिक्षण के अंदर दिन प्रतिदिन नई नई खोजें हो रही हैं। नए नए शिक्षण यंत्र आ रहे हैं। वैज्ञानिक उपकरणों का प्रयोग हो रहा है। इनका प्रयोग अकेला टीचर नहीं कर सकता, इसीलिए टोली शिक्षण के द्वारा यह काम हो सकता है।
उसके बाद जो पाठ्यक्रम है ना हमारा, वो लचीला है, यानी कि फ्लेक्सिबल है। समय के साथ साथ पाठ्यक्रम में भी परिवर्तन हुआ। वर्तमान समय में जो परिवर्तन पाठ्यक्रम में हो रहा है ना, उससे शिक्षण प्रक्रिया जटिल होती जा रही है। ये कहता है कि समय के साथ साथ हमारा जो पाठ्यक्रम है, जो सिलेबस है हमारा, उसमें भी परिवर्तन हुआ है, और जो परिवर्तन पाठ्यक्रम में हो रहा है उससे जटिल होती जा रही है। इसलिए भी टोली शिक्षण की आवश्यकता महसूस की जाती है, क्योंकि लगातार पाठ्यक्रम बदल रहा है, तो इसके लिए भी अलग अलग टीचर्स को अलग अलग ज्ञान होता है। इसीलिए भी टोली शिक्षण की ज़रूरत है। ज्ञान के विस्फोट के कारण, जनसंख्या वृद्धि के कारण, पाठ्यक्रम में बदलाव के कारण, लचीले पाठ्य शिक्षण में नवीन खोजों के लिए, इनके लिए टोली शिक्षण की क्या है, हमें ज़रूरत है। उसके बाद इसके चरण क्या हैं, यानी कि स्टेप्स क्या क्या हैं, किस प्रकार से टोली शिक्षण किया जाता है। अब ये बात हम लोग कर लेते हैं, क्या क्या इसके स्टेप्स हैं, क्या क्या इसके चरण हैं। तो इस चरण में शिक्षण, अच्छा पहला तो है योजना बनाना, सॉरी ये मैंने पढ़ा नहीं। टोली शिक्षण का पहला चरण, पहला सोपान, या आप सोपान को क्या बोलते हो, स्टेप्स बोलते हो। पहला स्टेप्स क्या है कि योजना बनाना। देखो योजना तो बनाई जाएगी, हमने पिछली क्लास में भी ये पढ़ा था कि योजना बनानी पड़ती है। अगर प्रदर्शन विधि करनी हो, डेमोन्स्ट्रेटिव मेथड हो, योजना यहाँ भी बनानी पड़ेगी। तो इसके लिए शिक्षण के उद्देश्य को निर्धारित किया जाएगा, उप विषय का चुनाव किया जाएगा कि और क्या पढ़ाना है। शिक्षकों को उनके कौशलों के अनुसार, यानी कि जैसे टीचर के अंदर एबिलिटी है, जितनी एक टीचर के अंदर एबिलिटी है, उसकी एबिलिटी के अनुसार ही उसको अलग अलग प्रकार के काम दिए जा सकते हैं। विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान की भी जांच की जाती है। मूल्यांकन की प्रविधियों का चुनाव किया जाता है कि मूल्यांकन यानी कि बच्चे का इवैल्यूएशन कैसे किया जाएगा। एक मिनट, बच्चे का इवैल्यूएशन कैसे किया जाएगा, तो मूल्यांकन की प्रविधियों की भी जांच की जाएगी, चुनाव, और शिक्षण अधिगम के लिए भी योजनाएं तैयार की जाती है। तो ये सारी योजनाएं होती हैं, मतलब हमें बच्चों के लिए क्या क्या उद्देश्य हैं, क्या क्या उपविषय होंगे, अलग अलग टीचर्स में क्या क्या अलग अलग एबिलिटी है, विद्यार्थियों का पहले का ज्ञान जांच लो, फिर नए नए जो टेक्निक्स हैं उनका चुनाव कर लो, और फिर नई नई योजनाएं तैयार करना। उसके बाद व्यवस्था की जाएगी। उसके बाद क्या की जाएगी, व्यवस्था, कि टोली शिक्षण की फिर व्यवस्था करनी पड़ेगी। पहले हमने योजना बना ली, यानी कि पहले हमने प्लानिंग को कर लिया। प्लानिंग को करने के बाद अब हम क्या करेंगे, व्यवस्था करेंगे। तो जो योग्य अध्यापक होते हैं ना, जो अध्यापक योग्य होते हैं, उनकी उपस्थिति में शिक्षण कार्य शुरू किया जाएगा। दूसरे सदस्य उसकी बातों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। जो अध्यापक योग्य होगा, जब वो आ जाएगा तो शिक्षण काम शुरू किया जाएगा, और दूसरे सदस्य बातों को ध्यान से सुनेंगे। शिक्षण के लिए समुचित संप्रेषण विधि, संप्रेषण का मतलब क्या होता है, कम्युनिकेशन। संप्रेषण का मतलब क्या होता है, कम्युनिकेशन स्किल बोलते हैं इसको, या मेथड बोल सकते हो आप, विधि दिया हुआ है ना। तो कम्युनिकेशन जो मेथड का चयन किया जाएगा, यानी कि आप बच्चे से किस प्रकार बातें करेंगे, अपने जो आपका लेक्चर है उसको डिलीवर कैसे करेंगे, उसके लिए सही विधि का चयन किया जाएगा। अनुदेशन, अनुदेशन माना इंस्ट्रक्शन, अनुदेशन माना इंस्ट्रक्शन जो है उसका स्तर प्रश्न पूछकर निर्धारित किया जाएगा कि आप बच्चे को क्या क्या इंस्ट्रक्शन देंगे। इसके लिए आप बच्चे के पूर्व ज्ञान को, यानी कि प्री नॉलेज को देखेंगे। बच्चे की प्री नॉलेज कितनी है इस बात के बारे में, पूर्व ज्ञान के आधार पर ही आप बच्चे को नया ज्ञान देंगे। यानी कि जो बच्चे को पहले से ज्ञान है ना, उसके आधार पर आप नया ज्ञान पुराने ज्ञान के साथ जोड़ देंगे। ठीक, ये व्यवस्था हो गई। उसके बाद आगे देखिए, आगे कहता है कि व्याख्यान करने वाले अध्यापक, नंबर 2 चल रहा है ना, जो व्याख्यान यानी कि जो व्याख्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। व्याख्या का मतलब क्या होगा, जो एक्सप्लेन करेंगे, एक्सप्लेन करने वाले जो अध्यापक हैं तथा दूसरे अध्यापकों के द्वारा
प्रकरण के उन तत्वों को स्पष्ट किया जाता है जो विद्यार्थियों के लिए समझना कठिन हो। कहते हैं कि जब हम एक्सप्लेन करेंगे ना, तो एक्सप्लेन करने वाला जो अध्यापक होगा और दूसरे अध्यापक होंगे, वो उस टॉपिक को, प्रकरण माना टॉपिक, उस टॉपिक के उन तत्वों को स्पष्ट करेंगे जिससे विद्यार्थियों के लिए समझना, जो विद्यार्थियों के लिए कठिन होते हैं। विद्यार्थियों की क्रियाओं को पुनर्बलन दिया जाता है, यानी कि जो विद्यार्थी काम करेंगे ना, तो उसको फीडबैक दिया, उसको पुनर्बलन, सॉरी वो होता है पुनर्बलन, वो होता है री इन्फोर्समेंट, हाँ री इन्फोर्समेंट। पुनर्बलन का मतलब री इन्फोर्समेंट। जो बच्चे काम करेंगे तो उनको री इन्फोर्समेंट दिया जाएगा, यानी कि बढ़िया, शाबाश, बहुत अच्छा। कई बार हम बच्चे को एक पेन इनाम में दे देते हैं, कभी कॉपी। जैसे बच्चे, किसी बच्चे ने आपके पूछे जा रहे क्वेश्चन का जवाब दे दिया अच्छा सा, या वो बढ़ चढ़कर भाग ले रहा है, तो आप उसको इनाम दे सकते हैं, वो री इन्फोर्समेंट होता है। और विद्यार्थियों को क्या किया जाएगा? प्रोत्साहित। विद्यार्थियों को कक्षा में करने हेतु कुछ काम दिया जाएगा। विद्यार्थियों को कक्षा में करने के लिए क्या दिया जाएगा? कुछ काम दिया जाएगा और अध्यापक उनकी सहायता करेंगे। ठीक, उसके बाद मूल्यांकन होगा। देखो, पहले आपने तैयारी की, फिर आप पढ़ा रहे हो, टीम टीचिंग कर रहे हो, उसके बाद क्या करेंगे? जो इसके रिजल्ट निकलेंगे उनका मूल्यांकन करेंगे। तो शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति हुई या नहीं, यह देखने के लिए मूल्यांकन किया जाएगा, इवैल्यूएशन किया जाएगा। कैसे? जैसे या तो मौखिक या लिखित या प्रयोगात्मक विधियों का प्रयोग किया जाएगा, या तो आप बच्चों से प्रश्न पूछेंगे, या लिखवा कर देखेंगे, या प्रयोग करवा के देखेंगे, फिर मूल्यांकन करेंगे कि बच्चों को कितना समझ में आया। विद्यार्थियों की कठिनाइयों और कमजोरियों का भी उपचार करेंगे। मूल्यांकन के आधार पर आगे प्लानिंग करेंगे और शिक्षण व्यवस्था में सुधार करेंगे कि बच्चों की कहाँ पर कमी रह गई, प्लानिंग करेंगे और सुधार करेंगे। फिर विद्यार्थियों की जो उपलब्धि है वह उद्देश्यों के संबंध में निर्णय लिए जाएंगे। फिर टोली शिक्षण के लाभ क्या हैं? इसके लाभ क्या है, फायदे क्या क्या हैं? विद्यार्थियों को शिक्षकों के अनुभवों का लाभ मिलता है। अध्यापक द्वारा अपने व्यवसाय में कुशलता प्राप्त की जाती है। छात्रों के भी ज्ञान में वृद्धि होती है और अध्यापकों के भी। शिक्षण की योजना बनाना संभव है। यह समय का सदुपयोग करने में सहायक है। समय का अच्छा सदुपयोग होता है, ठीक है ना। और एक बार में कई बच्चों को एक साथ अगर हम पढ़ा देंगे तो खर्च भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। एक बार में अगर कई बच्चों को हम एक साथ पढ़ा देंगे तो खर्चा भी कम होगा, ठीक है ना। व्यक्तिगत भिन्नता वाले बच्चों पर भी ध्यान दे सकते हैं और शिक्षकों और विद्यार्थियों के मध्य समझ विकसित होती है, ठीक है ना। शिक्षकों के मध्य और विद्यार्थियों के जो मध्य बीच के अंदर क्या विकसित होती है? समझ भी विकसित होती है। देखो, अभी समय का सदुपयोग होता है, अच्छी तरह से समझ जाते हैं, ज्ञान ज़्यादा हो जाता है, खर्चा कम होता है। फिर जो बच्चे डल हैं उनके ऊपर भी ध्यान दे सकते हैं और शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच में समझ का भी क्या होता है? विकास होता है। फिर इसकी सीमाएं क्या हैं, यानी कि बुराइयां क्या हैं, ठीक है ना। टोली के शिक्षकों में सहयोग का अभाव पाया जाता है। मतलब जैसे 3 या 4 टीचर क्लास में पढ़ाने के लिए चले गए, आपस में सहयोग नहीं करेंगे एक दूसरे की। हर टीचर यूं सोचेगा कि मैं इससे बेस्ट हूं, मुझे उससे ज़्यादा अच्छा पढ़ाना आता है। तो शिक्षक स्वयं को दूसरे से अच्छा श्रेष्ठ सिद्ध करता है। उसके बाद इसके अंतर्गत एक शिक्षक स्वतंत्र रूप से शिक्षण कार्य नहीं कर सकता। मतलब अगर एक टीचर चाहे कि मुझे इस तरीके से पढ़ाना है क्लास में, तो वो स्वतंत्र रूप से नहीं पढ़ा सकता, उसको डिपेंड रहना पड़ेगा दूसरों के ऊपर। इस विधि में विद्यालय को अतिरिक्त खर्च वहन करना पड़ेगा, क्योंकि जो और अन्य टीचर आएंगे ना, तो उनके लिए अतिरिक्त खर्च है ना, वो भी उठाना पड़ेगा। लचीलेपन का अभाव पाया जाता है और बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नता होने के कारण शिक्षण में भी अवरोध उत्पन्न होता है। बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नता बिल्कुल होती है 100%। सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते, कोई इंटेलिजेंट है, कोई डल है, कोई एवरेज है। तो उनके अंदर ये भिन्नता होने के कारण शिक्षण में क्या होता है? अवरोध, रुकावट आ जाती है। तो ये इसकी बुराइयां हैं। ये क्या है? इसकी बुराइयां हैं। फिर से एक बार देख लो, शिक्षकों में सहयोग नहीं होता, एक टीचर अपने को दूसरों से बढ़िया सिद्ध करेगा,
एक शिक्षक स्वतंत्र रूप से शिक्षण का काम नहीं कर सकता, क्योंकि दूसरे अन्य टीचर होते हैं, उसके अनुसार उसको चलना पड़ेगा। फिर विद्यालय को अतिरिक्त खर्चा भी देना पड़ेगा और लचीलेपन का अभाव पाया जाता है इसके अंदर, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती और व्यक्तिगत भिन्नता होती है। क्लास के अंदर अलग अलग तरह के बच्चे पाए जाते हैं, तो इसके कारण टीचिंग में क्या होता है, अवरोध उत्पन्न होता है। ठीक, क्लियर। तो ये हमारी जो सेकंड यूनिट है ये समाप्त हो गई। अब हम थर्ड यूनिट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो ये आसान है, कोई मुश्किल तो है नहीं। जब एक बार हमें मैटर समझ में आ गया तो हम लिखाएंगे। तो आपका थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।